ओके। नमस्कार। ऑनलाइन आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लेसन नंबर 3 पढ़ रहे हैं, परमाणु और अणु। इसी के अंदर हमने तत्वों के आधुनिक प्रतिक्रियाओं को किस प्रकार से रखा है उसी को वापस पढ़ेंगे एक बार। देखिए मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। जैसे पहला है हाइड्रोजन। अब हमको पता है कि हाइड्रोजन जो है उसको हम कैपिटल के अल्फाबेटिक के एक वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं, एक वर्ड से लिखते हैं जिसका नाम है एच। उसी प्रकार से लिख लीजिए एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो है हमेशा ध्यान रखना कुछ तत्व ऐसे होंगे जिनके अंग्रेजी के दो अल्फाबेटिक उसके अंदर होंगे, और पहला जो अल्फाबेटिक होगा वो हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा जो अल्फाबेटिक होगा वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल में होगा। तो आप लोगों ने कहना ये क्या दोनों कैपिटल के अंदर ये गलत है, इसका प्रतीक तो सही क्या है, तो एल्यूमिनियम में ये जो है प्रतीक सही है। तीसरा है कोबाल्ट फ्री वाला तत्व, इसका भी ये प्रतीक जो है वो सही है, ये गलत है। जैसे मैं ले रहा हूं जिंक है, अगला ले रहा हूं नेक्स्ट जिंक है, तो प्रतीक क्या होगा Zn, ठीक है। पांचवा है आयरन है, तो प्रतीक क्या होगा कैपिटल में F और स्मॉल में E। तो आप उसमें में आगे होगा किस प्रकार से हम तत्वों के प्रतीकों को रखेंगे। मैंने लिखा है लैटिन भाषा से लिए गए तत्व, कुछ तत्व ऐसे हैं जो लैटिन भाषा से लिए हुए, जैसे सोडियम। तो सोडियम जो है लैटिन भाषा की नेट्रियम से लिया हुआ है, किससे लिया हुआ है, नेट्रियम से लिया हुआ है। अब आप देखेंगे नेट्रियम से लिया हुआ है, इसका प्रतीक क्या हो जाएगा ए, एन कैपिटल में, ए स्मॉल के अंदर। दूसरा है आयरन। अब आयरन को ही हम क्या बोलते हैं, लोहा भी बोलते हैं या लोहा तत्व भी कहते हैं। तो आयरन का जो प्रतीक हो जाएगा, आयरन जो है ये लैटिन भाषा के फेरो से लिया हुआ है, कहां से लिया हुआ है, फेरो से शब्द से लिया हुआ है, इसका प्रतीक क्या हो जाएगा कैपिटल एफ और स्मॉल ई। तीसरा है पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है ये लैटिन भाषा के कैलियम से लिया हुआ है, किससे लिया हुआ है, कैलियम से। तो इसका प्रतीक क्या हो जाएगा पोटेशियम का कैपिटल का ए। तो मैंने आपको बताया कुछ तत्व ऐसे हैं जो जहां से उनकी उत्पत्ति हुई है वहीं से उनका लैटिन भाषा के अंदर उनका नाम हो गया या उसी लैटिन भाषा के नाम से उनका प्रतीक रखा गया है। तो आप लोगों की सामान्य प्रतीकों की तुलना में ये थोड़े से अलग ही हमको दिखाई देंगे। इसी के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है, इसका नाम है परमाणु द्रव्यमान। चलिए परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, तो इससे पहले हमने परमाणु सिद्धांत को पढ़ा था। डाल्टन नामक एक वैज्ञानिक सर जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था। उसी परमाणु सिद्धांत के अंदर डाल्टन ने जो है परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या की थी। अब देखिए डाल्टन ने क्या बताया था, कि डाल्टन ने बताया था स्थिर अनुपात का जो नियम दिया था, स्थिर अनुपात के नियम के अंदर ही डाल्टन ने जो है इसकी व्याख्या की थी। और डाल्टन ने बताया कि परमाणु द्रव्यमान जो है इसको हम आगे कैसे रख पाएंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझेंगे। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को, कोई तत्व है एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसके सापेक्षिक जो परमाणु होगा द्रव्यमान वो उसके परमाणु का औसत द्रव्यमान का, कौन सा द्रव्यमान, देखिए कोई भी तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 सिंपल लिखा है, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग, कौन सा भाग, यहां थोड़ा सा फोकस करना, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग का जो नंबर होगा उसी के रूप में हम जो है परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित करेंगे। ये परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, इसी के अंदर एग्जांपल लेते हैं, इसी को हम समझते हैं कि परमाणु द्रव्यमान है क्या, परमाणु द्रव्यमान है क्या, इसी को हम समझेंगे एग्जांपल के द्वारा। कुछ उदाहरण लेंगे, उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। चलिए जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे मैं एक यौगिक ले रहा हूं और वो यौगिक है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन CO, इसको क्या बोलेंगे हम, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये यौगिक है, इसके अंदर दो तत्व हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन ये दो तत्व है, ठीक है। यहाँ पे मैं कार्बन की मात्रा ले रहा हूं 3 ग्राम जो होती है इसके अंदर, और ऑक्सीजन की कितनी होती है 4 ग्राम। तो क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, 4/3
तो हम इस रूप में जो है इसको परिभाषित कर सकते हैं। आप देखोगे कि 4/3 के अंदर जो है ऑक्सीजन व कार्बन व ऑक्सीजन जो है आपस में संयोजन कर रही है और क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो हम देखेंगे परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई है, परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई है इसको भी याद रखिएगा। परमाणु द्रव्यमान की इकाई को AMU द्वारा व्यक्त किया जाता है। पहले जो है परमाणु द्रव्यमान की इकाई को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, AMU द्वारा। इसको AMU का पूरा नाम क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट। इसी को हिंदी में बोलेंगे एटॉमिक परमाणु मास है द्रव्यमान यूनिट यानी इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई। लेकिन वर्तमान के अंदर जो है परमाणु द्रव्यमान को जो है मैंने यू लिखा है, इसी को म्यू बोलेंगे साइंस की भाषा के अंदर। तो म्यू द्वारा जो है इसको प्रदर्शित किया जाता है। किसको प्रदर्शित किया जाता है, तो परमाणु द्रव्यमान को जो है वर्तमान के अंदर किस द्वारा प्रदर्शित करेंगे, म्यू द्वारा। इसको हम यूनिफाइड द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। चलिए, तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया कि परमाणु द्रव्यमान कौन कौन से एग्जांपल हो सकता है, परमाणु को जो है किस मात्रा के रूप में या किस इकाई द्वारा जो उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। उसके अलावा परमाणु द्रव्यमान किसी कहते हैं किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान के, तो हमने यहाँ पे कौन सा परमाणु लिया, कार्बन 12 परमाणु है, उसके द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुपात के रूप में हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। देखिए अब इसी को कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 जो है मैंने लिखा कार्बन 12, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है। क्या होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होगा, 6, द्रव्यमान क्या होगा, 12। अब देखिए कार्बन के में 3 समस्थानिक विरोध, समस्थानिक का मतलब इसमें परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या क्या होगी, भिन्न होगी। देखिए सॉरी 12, 13 और 14। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, डेफिनेशन के लिए कार्बन 12। अब कार्बन 12 क्या है, इसकी परमाणु की कार्बन की क्या है, द्रव्यमान संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या जो है 12, इसका 1/12 भाग, कितना भाग, तो इसका मैं बोल सकता हूं 1/13 भाग, और इसका मैं क्या बोल सकता हूं 1/14 भाग। तो जो इतना भाग जो होगा उसी को अगर मैं अनुपात के रूप में लिखूं, क्योंकि इससे अनुपात के नियम को अच्छे से समझा पाता है। कौन सा, परमाणु द्रव्यमान को कौन समझा पाता है, डाल्टन। क्योंकि डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था उसी के अंदर सब होता थी परमाणु द्रव्यमान की। तो इसको हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। आपने तरबूज देखा होगा, जब हम मार्केट से तरबूज को लाते हैं तो उसको जब मैं तरबूज को 12 बराबर टुकड़ों के अंदर उसको विभाजित कर लूंगा, तो आप देखोगे कि एक जो टुकड़ा होगा, 12वां टुकड़ा होगा, क्या कहलाएगा, उस पूरे तरबूज का 1/12 भाग कहलाएगा। तो अनुपात के रूप में उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। जैसे आपके सामने मैं कुछ तत्व लिख रहा हूं, कुछ तत्व लिख रहा हूं मैं, उसके सामने ही मैं उनकी द्रव्यमान संख्या भी लिखूंगा। चलिए सबसे पहले लेते हैं हम तत्व ले रहा हूं मैं, द्रव्यमान संख्या। कौन सी संख्या, द्रव्यमान संख्या। चलिए पहला ले रहा हूं मैं हाइड्रोजन। सिंपल सा है, दोनों का हाइड्रोजन जो है आपस सामने के अंदर पहले नंबर पे आती है, इसका द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दूसरा में ले रहा हूं मैं कार्बन, कार्बन की क्या होगी, 12 होगी, कार्बन की परमाणु क्रमांक की जस्ट डबल। ठीक है, तीसरा ले रहा हूं मैं सोडियम। तो सोडियम की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, देखिए परमाणु क्रमांक में सोडियम का 11 होता है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी, 23 होगी। अब देखिए हम सोचते हैं कि 22 होनी चाहिए, लेकिन 22 का तो क्या होगी, 23 होगी। एक्सेल जो है इसकी द्रव्यमान संख्या जो होती है 22.8 होती है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो है वो 23
क्लोरीन। एक और क्या लिखा हुआ है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 17 होता है। क्या होता है तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी। तो आप देखो कि क्लोरीन की जो औसत द्रव्यमान संख्या होती है वो निकालने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। वो 35.5 होती है। कितनी होती है 35.5 होती है। 35.5 होती है। म्यू हम लिख सकते हैं इसको यूनिफाइड मार्किंग के रूप में। इसी बीच में आप म्यू लगा सकते हो, म्यू लगा सकते हो, म्यू लगा सकते हो, म्यू लगा सकते हो और म्यू लगा सकते हो। अब देखो क्लोरीन जो है इससे भी दो समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन ये भी क्या होते हैं दो समस्थानिक होते हैं। तो क्लोरीन के दो समस्थानिक कौन कौन से होते हैं। चलिए क्लोरीन के दो समस्थानिक कौन कौन से होते हैं मैं बता रहा हूं आपको, आप देख लेना। एक तो होता है 35 जिसका द्रव्यमान होता है 37। मतलब क्लोरीन के भी क्या होते हैं दो समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन के भी तीन समस्थानिक होते हैं और कार्बन के भी क्या होते हैं तीन समस्थानिक होते हैं। लेकिन औसत जो द्रव्यमान है वो कितना होगा 35 और 37 के बीच में होगा। कितना होगा 35.5 होगा क्लोरीन का औसत द्रव्यमान। तो ये आपको क्या करना है याद रखना है। ठीक है चलिए आगे में है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी के अंदर कि अणु क्या है। अणु क्या है तो अणु की डेफिनेशन भी हम समझ लेते हैं। अणु क्या होता है अभी तक जो हमारा टॉपिक चल रहा था परमाणु वाला चल रहा था। लगभग परमाणु द्रव्यमान के साथ में ही हमारा परमाणु वाला टॉपिक क्या हो गया है लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे अणु क्या है। तो अणु की डेफिनेशन हम देखेंगे। चलिए तो अणु होता क्या है। चलिए अणु क्या होता है तो अणु की डेफिनेशन में सबसे पहले बोल भी रहा हूं लिखा भी रहा हूं। तो अणु होता क्या है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणुओं का वह समूह जो रासायनिक बंध द्वारा आपस में जुड़े हो अणु कहलाता है। क्या कहलाता है अणु कहलाता है। एक बार देखिए डेफिनेशन वापस फिर से वो सिंपल सी डेफिनेशन है दो या दो से अधिक। अब मैं क्या करूंगा दो या दो से अधिक परमाणु को समूह को आपस में जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा और उनके मध्य में जो बंध होगा वो कैसा होगा रासायनिक बंध होगा। और क्या कहलाएगा वो यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा सॉरी अणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा अणु कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि मैं यौगिक लिख रहा हूं O3 लिख रहा हूं। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं O3 क्या है ये ओजोन परत है। कौन सी परत है ओजोन परत का रासायनिक सूत्र है। अब आप इसके अंदर देखोगे कि ऑक्सीजन कितने हैं। चलिए ऑक्सीजन बताइए कितने हैं। कितने हैं तीन है। कितने हैं तीन है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीजन जो है तीन अलग अलग ऑक्सीजन के अणुओं ने सॉरी तीन अलग अलग ऑक्सीजन के परमाणुओं ने संयोग किया और रासायनिक बंध बना। किसका निर्माण हुआ ओजोन का। उसी प्रकार से मैं ऑक्सीजन लिख रहा हूं। मैं ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं O2 के अंदर तो ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। मतलब आप इसको क्या कह सकते हो द्विपरमाणु का कह सकते हो। क्या कह सकते हो द्विपरमाणु का। तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर क्या है दो ऑक्सीजन के परमाणु और इसका निर्माण हो गया ऑक्सीजन के अणु का ओजोन के अणु का। तो अणु क्या होता है दो या दो से अधिक परमाणु का वह समूह होता है जो रासायनिक बंध द्वारा या